सोशल मीडिया महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से ये जीवन को प्रभावित करता है। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए ये प्रावधान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी तबाह होने के बाद या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं, ऐसा उत्तर सही नहीं। इन्हें ब्राज़ील या अन्य कंट्री से कई देश के लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहां पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। भैया अब आप बिहार को तो वैसे ही मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या आने वाले युवाओं की पीढ़ी के लिए जो घरेलू हिंसा से लेके जिसके कारण मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको देंगे, आपको देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, आपको सप्लीमेंट्री देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विदिन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज़ करेंटली गोइंग ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है, जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे कड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी, और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम कर रही है। राजेश रंजन जी। सब अध्यक्ष जी, जब कोई भी फोटो या कोई भी चीज़ धर्म, मजहब की, जैसे मणिपुर की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया। कोई भी फोटो अपलोड करने के पहले, जैसे AI में टाटा या बड़े बिजनेस, ये प्रश्न पूछो आप। मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो लगातार मैं उसी बात, जैसे सट्टेबाजी की, महादेव ऐप जैसे मामले में बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर के युवा गैमलिंग सिखाया, कारण कर्ज में डूबे युवाओं को 18% आत्महत्या की वृद्धि हुई है।
मेरा अध्यक्ष जी इससे कोई कंसर्न नहीं है। देश के युवा, आने वाला जो युवा है और जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है उसमें समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम किसी भी चीज़ों को जब किसी भी चीज़ों पर अपलोड करते हैं और बाद में वो न्यूज़ चैनल उसको उठा करके जिस तरीके से गलत तरीके से समाज में भ्रम को पैदा करता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसकी कोई सत्यापन नहीं होता है। अच्छा, उसको डालने के पहले किसी से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। कठोर कार्रवाई हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कठोर कानून बने और किसी भी तरह के गलत वीडियोस को डालने के पहले उसके बारे में जरूर कोई कानून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जिस तरह से ऑनलाइन बेटिंग की बात की, मैं आपके माध्यम से सदन को एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना कड़ा कानून बनाया है ऑनलाइन मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, और उसके कारण देश में करोड़ों परिवारों को उसका बेनिफिट मिला है। जिस तरह से एक कैंसर की तरह ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार हो गया था, सब तरफ एक प्रसार हो गया था उसका, और स्प्रेड होने के बाद समाज में एक बड़ी विकृति आ गई थी, उसके ऊपर कड़ा कानून बनाया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी कड़े से कड़े स्टेप को लेने से पीछे नहीं हटती है। श्री सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से 5G को लेकर जो आपने बहुत स्पष्टीकरण पूरे राजस्थान और संसदीय क्षेत्र से संबंधित दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जहां सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या थी, वहां हज़ारों सैकड़ों की संख्या में टावर लगे हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जिन 5G स्पेक्ट्रम कंपनियों ने काम शुरू किया है, उनसे पहले जो अनकवर्ड एरिया है वहाँ बुनियादी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है क्या? और यदि हाँ, तो इसके लिए जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है 2G और 3G, वहाँ इसके लिए क्या विशेष समय सीमा डेडलाइन तय की है क्या? ये मेरा आपके माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ये प्रश्न फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया से संबंधित है, लेकिन मैं माननीय सांसद जी को मेरे साथ तो फिर माननीय संचार मंत्री जी इसका जवाब दें। ओके, श्री मणिकम टेगोर संक्षिप्त में, क्योंकि इसमें 25 से ज़्यादा मान्य सदस्यों के सप्लीमेंट्री आए हैं। कभी व्यवस्था से आप लगाइए, बहुत गंभीर विषय है, देश की युवाओं का चिंता का विषय, और सारी संसद इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार भी इस पर पॉलिसी ला रही है, कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने भी रिकमेंडेशन की है। बैठकर वापस चर्चा करेंगे इस विषय पर। व्यापार। Thank you, sir. Honorable Minister listed the rules and mechanisms, but the reply has given zero data. Can the Minister confirm whether the government has taken even a single punitive action against the major news channels or the influential social media accounts spreading fake news about the opposition leaders' former movements in the past 2 years? If yes, kindly name the cases. If not, why does the government selectively target only the criticism of the union government under the so-called fact-check unit? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the government as well as the Press Council of India, both of them have been very actively looking at any complaint which comes against any TV channel or any newspaper. This is something which is very important for protecting our democracy. We must always be aware that anything which is sold in the name of freedom of speech, but it is a fake news or a fake narrative, must be actively countered, and this is the responsibility of the central government as well as the state governments and the civil society also. We must collectively work towards making sure that the trust in our society is maintained and that is further strengthened, and for that
as far as the central government and its institutions are concerned, we will continue to take any action which is required for curbing the fake news. Question number 44, Shri C.N. Annadurai. Shri G. Selvam. Question number 44. माननीय मंत्री महोदय. Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Thank you, sir. Sir, well, the ministry has started the 5G services have been launched across all districts. Large packets of rural Kanchipuram still report weak or no 5G signal, especially the blocks of Uttaramerur, Valajapat and Achirapakam, affecting student, small business and service delivery. May I request the Honorable Ministers to specify whether the government will prioritize the underserved rural clusters of Kanchipuram for additional 5G BTS installation under any ongoing or upcoming schemes, and the timeline for the ensuring full rural coverage in the district. Sir, today if you look at the 5G, more than 99% of the districts, that is 777 districts out of 778, have 5G coverage. The 5G coverage today, out of 1.2 billion people, 120 crore people, 36 crore people have 5G handsets and are using 5G services. Sir, the issue of the 5G coverage in rural villages is not just about the 5G towers or BTS. It is about the handset latching on to the 5G. When it comes to their own districts, today we have 37,000 5G BTS are in Tamil Nadu. In their own two villages, Tiruvannamalai and Kanchipuram, we have 224 and 231 villages with 5G BTS. This is on par with the average of the rest of the India, sir. Thank you. But in addition to that, government has done an exceptional work to accelerate the 5G services, sir, by enabling TSPs, reducing their bank guarantees, removing the spectrum usage charges. Therefore, they can invest a lot more money in additional BTS and accelerating the services, sir. And this is a continuous process. Thank you. Lao Sri Krishna. Thank you, sir, for allowing me to ask. Sir, I'm not going to ask about 5G, but actually ask about 4G. The district I come from, Palnadu, has a lot of tribal population. In mandals like Ballapalli, Veldurti, Macharla, these 3-4 mandals have a lot of ST population and a lot of PVTG habitations also. The question I have is that, yes, I appreciate the ministry for actually rolling out indigenously manufactured 4G equipment almost in 97,500 villages across the country. But in these PVTG habitations in my constituency, land has been allocated, and but for such a long time, this 4G network has not been rolled out in these PVTG habitations. So I request, is there any timeline that they can give us that these PVTG locations can be given access to this 4G equipment? And if so, if there is any priority also given to this PVTG habitation, that will be great. Thank you, sir. Sir, when it comes to 4G, we have planned for around 27,000 towers across all these underserved areas, sir. These areas are far-flung, remote areas. Access has been an issue. Forest clearance, environmental clearance has been an issue. Therefore, our Honorable Cabinet Minister Scindia ji has written to individual chief ministers. I myself has written to each MP on exactly what the problems in that related area, so that we can coordinate with the local MP along with BSNL, who is an implementing agency, and the state government, so that we can accelerate this process, sir. When it comes to individual villages, there are variable factors, and it is very hard to give exact information on what it is. But we are here to address all those issues and accelerate, sir. And this Palnadu district is actually my own hometown, sir. I am happy to work on that. Thank you. Shri Abdul Rashid Sheikh. Sir,
मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, करना, मच्छल, गुरेज, ऊड़ी, वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी ज़रूरत है। मतलब नेटवर्क में मतलब फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गांव में टीवी चैनल पर जेल में देखा हूं कि वहां पर लोग 5 दिन से LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फ़ोन तो कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वाई शुड दे सफ़र, स्पेशली इन कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे MPs को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का MP हूं, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू सर। सर, ये प्रश्न के साथ और इसके पहले हमारे सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा उसके साथ भी एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है। अभी उत्तर में भी बताया गया कि करीब 47,000 टावर के लिए राशि भी उपलब्ध की गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। बाकी 12,000 टावर्स, जिसमें अभी हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, कश्मीर के हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, ये अभी भी कार्य प्रगति पर हैं। एक मिनट। इसके पीछे कई कारण हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगह सर्वे नहीं हो पाया है, कई जगह राइट ऑफ वे की एक्सेस है, कई जगह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। तो अप्रैल के माह में एक टावर के बारे में बैठकर हम लोग ने विश्लेषण किए और 2415 कारण हैं। हमने एक कारण को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार केवल नहीं, मुख्यमंत्रियों से राज्य मंत्री और मैंने स्वयं बात किया और आज हाउस में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि 2415 विषयों में से इस पिछले सोमवार हमने जो कैलकुलेट किया है 1990 इश्यूज पूर्ण रूप से हम लोग ने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुके हैं। ये मुद्दा हमारा मंत्रालय और भारत सरकार हर हफ्ते के आधार पर देख रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने टारगेट पिछले 1 वर्ष में 25,000 टावर किए हैं, ये बाकी 12,000 टावर भी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक महत्व रखता है, हम संपूर्ण रूप से देश का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर अगले साल तक पूर्ण रूप से हम कर पाएंगे। ये प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं, और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 45 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, क्वेश्चन नंबर 45। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर एक स्टेटमेंट रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें पुणे नासिक रेल कनेक्टिविटी में जो अलाइनमेंट पूरी बदल दी है, ये अलाइनमेंट जो ओरिजिनल अलाइनमेंट महाराष्ट्र रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बनाई गई थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी सर क्योंकि जुन्नर और अंबेगांव आर रिच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ओरिजिनल अलाइनमेंट सिन्नर और चाकण जैसी एमआईडीसी, अकेली चाकण एमआईडीसी लेते सर उसका रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और अगर आम कम्यूटर्स की बात करें तो आज चाकण एरिया में सर सिर्फ महज 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसलिए ये ओरिजिनल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके लिए जो कारण दिया गया है वो जीएमआरटी का कारण दिया गया है। इट हैज़ बीन स्टेटेड कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एडवाइस किया कि जीएमआरटी ऑब्जर्वेटरी को इससे तकलीफ हो सकती है। लेकिन सर मैं ये ग्लोबल केस स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं कि विश्व में 15 ऐसे देश है कि 15 देशों में
रेडियो टेलीस्कोप और रेलवे कोएग्जिस्ट करती है। और अगर ये देश देखें तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, फ्रांस है, पोलैंड है, फिनलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर 15 देशों में ये बात होती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी की, मोदी जी के नेतृत्व में ये बात भारत क्यों नहीं कर सकता? और साथ ही में क्या इसमें नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक डेडिकेटेड ट्राईपार्टीट टेक्निकल कमिटी ने क्या इसको इवैल्यूएट किया है? अगर इवैल्यूएट किया है तो क्या इसकी रिपोर्ट, कमिटी की रिपोर्ट आदरणीय मंत्री जी सदन के समक्ष रखना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है पुणे नासिक के अलाइनमेंट के विषय में, पुणे नासिक के अलाइनमेंट जो एक प्रपोजल पहले आया था वो प्रपोजल नारायणगांव से होते हुए जाता था। इस प्रपोजल में, इस अलाइनमेंट में एक जीएमआरटी है। जीएमआरटी एक बहुत बड़ी, एक इंटरनेशनली यूज्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसमें 31 कंट्रीज का योगदान है और 31 कंट्रीज आर यूजिंग दैट ऑब्जर्वेटरी। माननीय अध्यक्ष जी, जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत क्लियरली कहा कि अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी तो ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके आधार पर और राज्य सरकार, सभी जनप्रतिनिधियों को सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से हो, नासिक से साईनगर शिरडी, जिसकी डीपीआर डबल लाइन की बन चुकी है ऑलरेडी, साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन, इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस। पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है। निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी। अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर, जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का डीपीआर प्रिपेयर हो गया 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है। और साथ ही साथ साईनगर शिरडी, जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है। माननीय सांसद जी के और भी अगर कोई सुझाव होंगे और जिस रिपोर्ट के बारे में वो बता रहे हैं वो शेयर करेंगे, मैं ज़रूर उसका भी अध्ययन करूँगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, जो केस स्टडी है मैं आदरणीय मंत्री जी को देना चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी के उत्तर में चाकन इंडस्ट्रियल जोन उसमें नए अलाइनमेंट में आएगा तो ये चाकन इंडस्ट्रियल जोन से काफी दूर से जाता है। लेकिन इस बात को लेके मैं पूछना चाहूंगा कि जीएमआरटी को लेके जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसका हम सभी को अभिमान है और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक विषय है। लेकिन जीएमआरटी की वजह से जुन्नर और अंबेगांव, इन दो तहसील में सर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। अब रेलवे का अलाइनमेंट भी अगर उससे दूर जाएगा तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जुन्नर और अंबेगांव के लोग भी इसी देश के वासी है, उनके मथे ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो डेवलपमेंटल डेफिसिट होगा, इस डेवलपमेंटल डेफिसिट को भरने की सरकार किस प्रकार से कोशिश करेगी? और साथ ही में जो एक सुझाव मैं देना चाहूंगा सर कि तलेगांव उर्ली कांचन जो आप मुंबई टू मिरज ट्रैक का, मुंबई मिरज ट्रैक का 3rd and 4th लाइन एक्सटेंशन का जो प्रपोजल है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को खेड़ तहसील के स्थानिकों का बहुत विरोध है क्योंकि कई घर उजड़ रहे हैं, कई खेत उजड़ रहे हैं और इसलिए 12 गांवों का इस अलाइनमेंट, जो प्रपोज अलाइनमेंट है आपके डिपार्टमेंट से, उसे पूरा विरोध है। तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या ये अलाइनमेंट रीथिंक की जा सकती है, जो थोड़ी सी नॉर्दर्न साइड से, अगर 15-20 किलोमीटर ये नॉर्दर्न साइड से जाए, जहां कम से कम किसानों की लैंड एक्विजिशन हो, कम से कम घर उजड़े और साथ ही में ये जुन्नर अंबेगांव का जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है ये भी दोनों का एक संयोग हो सके। क्या ये रीअलाइनमेंट के बारे में सोच के जुन्नर अंबेगांव खेड़ के इन किसानों को आप राहत देने की सोच रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी,
रेलवे ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति के कॉन्सेप्ट से सभी विभिन्न मोड्स को जोड़ने का जो इनिशिएटिव लिया है, उस विजन के तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसके तहत ऑलरेडी 130 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन चुके हैं। उसी स्कीम के तहत, उसी पॉलिसी के तहत जो दो नाम आपने लिए, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। 30-40 किलोमीटर का जो भी अगर एक कनेक्टिंग सेक्शन बनना हो, वो कनेक्टिंग सेक्शन इस कार्यक्रम के तहत भी किया जा सकता है। माननीय सांसद महोदय और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, उनके साथ एक बैठक करें, रेलवे के अधिकारियों को भी भेजेंगे उसमें, और मिलकर सबका साथ सबका प्रयास करके इसमें आगे डेवलपमेंट हो, वो निश्चित भाव पे उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट की बात की है, उसमें भी माननीय सांसद और राज्य सरकार और रेलवे के अधिकारी सब मिलकर करेक्ट अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जहाँ पर जो जनता के लिए काम करने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम भी कर दिया है सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ उस भावना को दर्शाता है कि जनता की सेवा के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है, तो उसी भावना के साथ काम लोक भवन भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, स्टेशन कोड जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन का जो मदुरई का है, वो 1 दिसंबर से जो सम्मानीय सभापति महोदय जो अध्यक्ष महोदय है वो चेंज हुआ है, और वो BS से जो है BNRS इफेक्टिव से हो गया है। इस कारण से क्या हो गया है मंत्री महोदय कि टेम्पररी डिस्टर्ब सिस्टम जो है, पैसेंजर रिजर्व सिस्टम जो है पूरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और लगभग 30 नवंबर से लेके 1 तारीख की जो सुबह है तो वहाँ पे पूरा जो है वो कियोस्क फैल गया। इसके कारण सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जो है इसका इफेक्ट जो है ऑनलाइन बुकिंग पे हो गया, रिफंड पे हो गया, और जो चार्ज शीट आपकी बनती है सर्विसेज उसके ऊपर इसका पूरी तरह से जो है वो असर हो गया। इसके कारण जो है पैसेंजर को बड़े पैमाने पे जो है वो तकलीफ हुई है। आज भी बहुत सारे पैसेंजर है जो ओल्ड कोड जो है BS पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा आपसे विनंती यह है कि इस तरह से जब आप इफेक्टिव कोई चीज़ करते हैं तो उसका असर पूरा सिस्टम पे होता है। तो ये जब चीज़ होती है तो इसके लिए आपके आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई रहेगी और किस तरह से आप आगे जाएंगे, और ये जो अभी नुकसान हुआ है उनका भरपाई हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पुणे नासिक के अलाइनमेंट से विषय पर था, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो पॉइंट IRCTC में एक स्टेशन के परिवर्तन का जो उठाया है, इसकी मैं स्वयं जांच करूंगा। जांच करके जो उसके एक्शन लेना है मैं माननीय सांसद महोदय को जरूर उसकी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निमलकर। माननीय मंत्री महोदय, एक स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा गया। श्री शताब्दी राय। Thank you, sir. Sir, given the privacy and national security risk, will the minister state whether the government has analyzed the amount of non-public and sensitive information being fed into these AI models by government employees and public agencies? What measure has the government taken to ensure safety and critical government data from being fed into these AI platforms, including potential development of surgeon AI models under the India AI mission? Thank you, sir. Yes, sir. वो sir नहीं है आपके लिए. Honorable member has raised a very important point. I would like to put on record that Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government has enacted, and this parliament has enacted, the DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act. Before this act, there was no mechanism by which the personal data could have been protected. And because of the DPDP Act, now anybody who uses personal data of any user, any citizen of India, will basically have a protection mechanism through which consent would have to be taken, data minimization
would have to be done, the right to forget will have to be done, and the purpose will have to be very clearly defined. The Act has been notified very recently on the 13th of November, and this has created a totally new regime of protection for the citizens' data, and that is the spirit with which we are working. The AI apps and the AI models, they are also covered as a part of the DPDP Act. Question number 47, Srimati Sangeeta Kumari Singh Dev. माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभापति पर रख दिया गया। श्रीमती मालविका देवी। नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आता